हेलो, नमस्कार सभी को। और अब स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसके पहले हम लोगों ने समझा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। उसके पहले सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कुल मिला के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे अगर आपको कोई भी चीजें मिले जिनमें आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली चीजें करनी हो तो वो दो स्टेटमेंट तो आपको रटे होने चाहिए। एक क्या कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिवाइड्स बट करंट या चार्ज डज नॉट। और ऐसे ही दूसरा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड्स बट पोटेंशियल डज नॉट। अगर आपको ये दो स्टेटमेंट्स रटे हैं तो फिर ये डेरिवेशंस बड़े आसान होते हैं। तो इनको समझने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और समझते हैं इसको। किसको? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स मींस बैटरी। इसको समझने के लिए एक वीडियो आपके पास होगा, अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो उसमें आपको छोटी छोटी डेफिनेशन, सेल्स क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बहुत सारे जो छोटे छोटे आपके वर्ड्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सारे चैप्टर्स को, उन सारे वर्ड्स को एक वीडियो में डिफाइन किया गया। आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हो। अभी अगर हम बात करें, आपको सेल्स पहले डिफाइन करता हूं मैं आपको। सेल्स होती क्या है? सेल्स मतलब ये बैटरी। और बैटरी ऐसी चीज है जो आपको जरूरत पड़ने पे एक स्टीडी करंट देती है। एक स्टीडी करंट हमें मिलता है। प्लस ऐसे समझ लो एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल और उनके बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। मतलब कोई बैटरी है, बैटरी रखी हुई है जिसमें कुछ नहीं कनेक्टेड है, जैसे आपके घर में इन्वर्टर वगैरह की बैटरी होगी, तो इन्वर्टर की बैटरी में कुछ नहीं कनेक्टेड है, तो जो टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं और उस ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? प्लस उसके अंदर भाई, उस बैटरी के अंदर भी पॉजिटिव निगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना पड़ेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा। जो कोलिजन होगा ना उसका प्रोटॉन्स के साथ या पॉजिटिव आयंस के साथ जो कोलिजन होगा उसके कारण एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर होता है और वो उसको घटाता है। जो मेन ईएमएफ होता है उसको ये घटा देता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए जो ईएमएफ ऑफ सेल्स का जो मतलब जो इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता है, पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच में जो रिलेशन निकलता है वो हमें पता है। सिंस वी नो दैट, हमें क्या मालूम है, आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। नहीं तो इतना याद रख लो कि जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा ईएमएफ माइनस आई आर। आई आर भी देखा जाए तो V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से ये पोटेंशियल ही हुआ। मतलब जो करंट जब इस बैटरी के अंदर रहा होगा और R1 रेजिस्टेंस ऑफर हो रही होगी, या जब बैटरी अकेली होगी तो R रेजिस्टेंस यहां ऑफर हो रहा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके कारण जो चीज घट गई होगी बाकी सब किसके बराबर होगा? V के बराबर होता है। इतना सा हमें याद रखना होता है। अब अगर हमें मालूम है कुछ चीजें, जैसे हमने आपको क्या बताई थी पहली सी बात कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिवाइड्स बट करंट डज नॉट, तो इधर इन दोनों के अक्रॉस मतलब V, जब E जो ये वाली E1 सेल लगी होगी तो वहां पोटेंशियल V1 आया होगा, और जब ये E2 लगी होगी तो वहां पोटेंशियल V2 आया होगा। अब अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग इन V1 और V2 की वैल्यूज को निकालें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ये तो हमें पता है। सो अगर हम V1 की वैल्यू पूछें आपसे कि V1 बताओ क्या होगा, तो आप सिंपल सा कहोगे E1 माइनस आई R1। सिंस क्या पता है हमें? इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट डज नॉट डिवाइड। तो जब करंट डिवाइड ही नहीं होगा तो करंट की हम कोई बात नहीं करेंगे। मतलब यहां से जो करंट जा रहा होगा वो आई होगा, यहां से जो आया होगा वो भी करंट क्या होगा? आई करंट होगा। इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी होती है। V1 बराबर ये आ गया, और V2 बराबर अगर हम निकालें, इसी को किसी बुक में ऐसा लिखा मिल सकता है कि यार ये VAB हो सकता है। ये कहीं आपको क्या लिखा मिल सकता है कि यही VAB लिखा होगा, VA माइनस VB, और उन्होंने ऐसे करके लिखा होगा। आपको सिंपल सा ये याद रख लेना है। ऐसे ही क्या है, VB माइनस VC की अगर हम बात करें तो इसको मैंने V2 लिखा है। ऑल्सो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस IR2। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल होगा वो डिवाइड तो V से ही हुआ होगा, टोटल पोटेंशियल V रहा होगा कहीं, उससे डिवाइड होकर V1 और V2 हो गए होंगे, इन सेल्स के अंदर गए होंगे। तो इन्हीं को और फर्दर क्या लिख सकते हैं, देन V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2। V बराबर क्या है, E माइनस आई आर। या इसी को हम ऐसा कह लें कि ये यार ऐसे सोचो, एक चीज सोचना, ऐसे सोचना कि यार ये दो जब सेल्स कंबाइन हुई होंगी तो एक नई सेल बनी होगी, एक नई सेल बनी होगी जिसका E इक्विवेलेंट होगा। इन दोनों के क्या होगा, वो इक्विवेलेंट, मतलब E1 और E2 का जो समेशन आ रहा होगा या कंबाइन होकर जो चीज बन रही होगी वो E इक्विवेलेंट होगी, और उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा। तो उसी को निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अगर हम लिख रहे हैं तो इसी को हम ऐसा लिखें कि ये वाली जो वर्ड होगा ये इक्विवेलेंट होगा, होता ही है, ये भी इक्विवेलेंट होगा और ये R भी इक्विवेलेंट वाला होगा। कोई दिक्कत, ऐसा लिख लेना है आपको, क्योंकि यही वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। तो V इक्विवेलेंट की अगर हम बात करेंगे तो V इक्विवेलेंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि E इक्विवेलेंट माइनस I और R इक्विवेलेंट, जो कि बराबर होगा, V1 है यहां तो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई ना। अब हम क्या करें कि इन दोनों को सेम ले आए, तब हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। तो इधर लिखेंगे E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, एक ब्रैकेट में लिख लें E1 प्लस E2, और ये IR1 और IR1 माइनस I कॉमन करें और इधर R1 प्लस R2 लिख लें, कोई तकलीफ है? तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप गौर करो तो यार ये टर्म और ये टर्म, इसमें I यहां कॉमन हो गया, मतलब ये वाला टर्म E इक्विवेलेंट के बराबर और ये वाला टर्म इसके बराबर। तो हम यहीं से लिख सकते हैं, सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, बताना जरा। हमें मिलेगा कि यार E इक्विवेलेंट जो है ना वो बराबर है E1 प्लस E2। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो वो डायरेक्टली बराबर होता है E1 प्लस E2। मतलब इन सेल्स को डायरेक्टली आप जोड़ दो, जो भी पोटेंशियल होगा वो जुड़ के आ जाएगा। प्लस अगर R इक्विवेलेंट की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है, तो उसके लिए भी क्या है कि R इक्विवेलेंट जो ये वर्ड है इसके बराबर क्या है, R1 प्लस R2, वो भी डायरेक्टली सम कर दिया जाता है। अब अगर इधर n सेल्स होती, अगर इधर क्या होती, n सेल्स होती, तो यही वर्ड क्या हो जाता है, E1 प्लस E2 En तक, और ये वाला वर्ड भी क्या हो जाता है, En तक। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये दो फॉर्मूले आपके निकल के आए इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये आपको याद रखने होते हैं। सही, सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होगी तो ये ऐसा आएगा। मतलब आपको डायरेक्टली करना क्या है कि जो सेल्स के ईएमएफ दे रखे होंगे आप उनको ऐड कर दीजिए, वो वैसे ही इक्विवेलेंट आपको ईएमएफ बता देंगे। प्लस रेजिस्टेंस को भी, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दूसरी जो आती है सेल्स इन पैरेलल। सेल्स किस में हूं, पैरेलल में अगर सेल्स हैं तो उस केस में क्या होगा। अब पैरेलल में कैसे समझ सकते हैं हम सेल्स को, पैरेलल में ऐसे समझें कि मान लेते हैं ये सेल हो एक, ठीक है ना, एक सेल इधर है। अब इनको क्या किया आपने, इनको ऐसे जोड़ लिया, इनको ऐसे जोड़ लिया, ठीक है ना, ऐसा कुछ, इन सेल्स को ऐसे जोड़ा। अब क्या किया, इन सेल्स को, अब इसके आगे इतना बनाने की जरूरत नहीं है, इन सेल्स को ऐसे आपने जोड़ लिया, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जब सेल्स को आपने जोड़ लिया तो ये मान लेते हैं ये वाली सेल आपकी है E1 और ये वाली है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, R2। फिर जो चीज याद रखने वाली है वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, वो क्या है, मैंने आपको बताई, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला स्टेटमेंट रटा ही होगा, ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या रटा होगा कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड्स बट पोटेंशियल डज नॉट। अब पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा, अब डिवाइड क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। कहीं ना कहीं अगर मान लें हम इस आर्म में यहां से I करंट आ रहा होगा तो एक तरफ I1 करंट गया होगा और एक तरफ I2 करंट गया होगा।
अब ऐसा सिमिलर ले लें कि I1 E1 की तरफ और I2 E2 की तरफ, और इनसे बाहर निकल के फर्दर फिर से यहाँ I करंट निकल गया होगा। इतना सा अगर आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ये डेरिवेशन क्या होता है, बड़ा आसान सा होता है। चूंकि हमें पता है, सिंस हमें पता है एक फॉर्मूला कि V इज इक्वल्स टू होता है E माइनस IR, होता है कि नहीं होता है। अब इसी से आप करंट का पहले फॉर्मूला निकालो, क्योंकि डिवाइड क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट के फॉर्म में ही आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें से ऐसा करें हम, ये IR इस तरफ लिया जाए, V को इस तरफ लिया जाए, कुछ ऐसा बनेगा, IR इस तरफ आएगा तो I इधर, E माइनस V अपॉन R बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं 1। अब अगर हम से now current across E1 के अक्रॉस करंट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, करंट अक्रॉस E1 अगर हम उसको निकालेंगे तो वो आएगा आपका I1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस पोटेंशियल, तो डिवाइड होता है नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल एज इट इज, और यहां इंटरनल रेजिस्टेंस क्या R1। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम आपसे कहें कि भैया सिमिलरली आप ये बताओ I2 क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, I2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2। होगा या नहीं होगा, सिंपल सा यही होगा, I2 E2 माइनस V अपॉन R2। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल करंट पता चल जाएगा। नाउ टोटल करंट, हम टोटल करंट की अगर हम बात करें तो टोटल करंट क्या होगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब I इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, I इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन R। I इक्वल्स टू क्या लिखा है, I इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन R, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, अभी हाल फिलहाल हम वोल्टेज वाले से कंपेयर कराएंगे, तो ध्यान देना I इज इक्वल्स टू, अगर हम इसी को लिखें फर्दर सॉल्व करें तो ध्यान देना, E माइनस V E1 माइनस V अपॉन R1, E2 माइनस V अपॉन R2। तो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या इनको हम डिवाइड नहीं करा सकते, इसको यहां डिवाइड करा दें, इसको यहां डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड करा के देखते हैं। तो ये ऐसे बनेंगे, ध्यान देना कि E1 माइनस R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब अगर गौर करें आप, E1 और E2 एक साथ आ सकते हैं, V वाले टर्म एक साथ जा सकते हैं, जो कि कुछ इस फॉर्म में आएंगे, I इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, अगर हम V को कॉमन कर लें तो इधर बनेगा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहां तक कोई तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा हम क्या करें, कोशिश ये करें कि हम इसको इस फॉर्म में लेके आए, V इक्वल्स टू E माइनस IR। कोशिश करेंगे तो आ भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट निकालना है। इस केस में भी इक्विवेलेंट कैसा बना होगा कि ये ऐसे रही होगी, ये बैटरी ऐसे आई होगी, और फिर यहाँ E इक्विवेलेंट आया होगा और यहाँ R इक्विवेलेंट आया होगा। हमें वही फाइंड करना है इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, गौर करना कि हम इसको इस फॉर्म में लाने का प्रयास करें। तो उसके लिए सिंपल किया क्या जाएगा, आप गौर करना, ये तो टर्म एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ऐसा करें कि ये वाला पूरा टर्म, ये माइनस में है ना, V माइनस ये पूरा टर्म उठा के इस तरफ ले आए और इसको उस तरफ ले जाए, देखना क्या बनेगा। गौर करना, ये बनेगा आपका V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और इधर बनेगा आपका गौर करना, इधर बनेगा आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। कोई दिक्कत यहां तक? तो आंसर है कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये V के फॉर्म में आ जाए, V इक्वल्स टू E माइनस IR। मतलब अगर हम इसका इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये वाला पूरा टर्म अगर हम इस तरफ भेज दें तो फिर ये V के फॉर्म में आ जाएगा, और हमें वही चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, गौर करना, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आएगा R1 R2 ऊपर आ जाएगा, R1 प्लस R2 ऊपर आ जाएगा, R1 प्लस R2 है, नहीं आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ R1 मतलब इधर R2 आएगा, इधर R1 आएगा, प्लस में है तो R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2
अपॉन R1 R2। कोई तकलीफ हो तो बताओ। और इसको हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, E अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करें, अब इसको इस तरफ भेजते हैं। अब इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये बनेगा V इज इक्वल्स टू, अब E1 के साथ लिखते हैं, E1 अपॉन R1 तो था ही, अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं। प्लस E2 अपॉन R2 वाला टर्म जब लिखेंगे, E2 अपॉन R2, अब फिर ये ऐसे एज इट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस I के साथ भी यही सेम टर्म R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या करो, आप गौर करो, ये R1 से R1 कट जाएगा, R2 से R2 कट जाएगा और ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। गौर करना, V इज इक्वल्स टू E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर गौर करो तो V इक्वल्स टू, इसको इतने को पूरे को टर्म को इकट्ठा कर ले और ये I R के फॉर्म में आ गया। जैसा हमें कंपेयर कराना था ये वैसा कुछ दिखने लगा। इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो इनके हम एलसीएम ले सकते हैं। ये सेम है तो इनको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। इसी को लिखा जाएगा V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया आपका एक कॉम्बिनेशन, माइनस I और ये आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब अगर आप गौर करो तो ये वाला टर्म E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट है और ये वाला टर्म है R इक्विवेलेंट। तो इसी को लिखा जाएगा, सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि यार E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। एक ये मिलेगा और जो R इक्विवेलेंट है वो बराबर आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूले आपको लेके आने थे। अगर n का कॉम्बिनेशन है तो ये n के कॉम्बिनेशन के लिए भी लिखे जा सकते हैं। तो आपको इतना सा करना होता है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के केस में। इतना सा कर लेंगे तो फिर ये आ जाएगा। अगर n सेल्स हैं तो n सेल्स के हिसाब से आप इसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हो। इसमें जो भी आपको समझ में ना आयो बताना। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी होंगे, आपको इसके साथ एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप जाके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी आपको ना समझ में आए आप उससे मुझसे लगातार पूछिए, कमेंट करिए, मैं आपको बताने का प्रयास पूरा करूंगा। और तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, जहां ना समझ में आए बिल्कुल पूछिए।